तो दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये नेक्स्ट आईएएस की टेस्ट सीरीज 12वीं टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे थे और इसका पार्ट ए हम लोगों ने बड़े अच्छे से सॉल्व कर लिया था। मैंने कहा था कि पार्ट बी यानी आधा जो प्रश्न बचा था इसको मैं पार्ट बी में करवाऊंगा, वही मैं करवाने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें आप देखेंगे प्रश्न आपको थोड़ा सा देखने में लंबे होंगे क्योंकि दोस्तों आजकल यूपीपीएससी भी ना यूपीएससी के राह पर निकल गया है, उसका बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रहा है। तो आपको सिर्फ वन लाइनर के भरोसे आप मत बैठिए, अपने आप को इस कदर ढालिए कि यूपीएससी लेवल के प्रश्न सॉल्व करने के आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, तभी आपका काम यूपीपीएससी जैसे एग्जाम में आपका बनेगा दोस्तों। तो बाकी वन लाइनर वगैरह के चक्कर में रहेंगे तो वहां पर ढूंढते रह जाएंगे। आजकल उसका लेवल धीरे धीरे दोस्तों उसी की तरफ जा रहा है। तो आपसे निवेदन करते हैं ऐसे प्रश्नों से जूझिए। आज कैसे जूझ पाएंगे? जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व किए रहेंगे, आपके अंदर बहुत सारा फैक्ट, बहुत सारा कंसेप्ट भरा रहेगा और आप तभी वहां पर जूझ पाएंगे, प्रश्नों से लड़ पाएंगे जब आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे आप किसी से, कोई लड़का अगर मार झगड़ा करता है तो अगर उसके पास मैन पावर, मनी पावर होता है तो किसी से भी भिड़ जाता है, उसके चेहरे पर डर जरा सा भी नहीं होता। तो वही हाल आपका भी होगा। तो आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज, फैक्ट, कंसेप्ट रहेगा तो आप बड़े ही आसानी से, आपसे प्रश्न भी गलती नहीं होंगे। अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंस कम किए रहेंगे तो एग्जाम हॉल में आप आता हुआ प्रश्न गलत करके आएंगे। तो उम्मीद है आपसे, आप हमारी बात को समझ पाए होंगे। पूरा वीडियो को देखेंगे, अपने आप को धैर्य पूर्वक रखकर देखेंगे। आप अगर रील्स के आदती नहीं होंगे तो वीडियो को झेल ले जाएंगे, उम्मीद करते हैं आपसे। तो चले हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 101 को मिलान से संबंधित प्रश्न है। एक तरफ आपको कुछ पुस्तकों के नाम दे दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक के नाम है, मिलाकर बताना है। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, कई बार ये पूछा गया है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको कई सारा फैक्ट मिलेगा, आप जगह जगह आपको वन लाइनर के रूप में भी यहाँ से मिल जाएगा। तो ऐसे सवाल आपके लिए बड़ा ही अच्छा होते हैं क्योंकि आपको यहाँ कई सारे तथ्य मिल जाते हैं। तो अनहैप्पी इंडिया आप लोग जानते हैं, लाला लाजपत राय। और इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद, सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, गोरा, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो सिंपल सी बात है, कौन होगा? ए वाला हमारा 4 पे जाएगा। ए वाला 4 कहाँ है? डी के पास है, मिल गया हमें। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। एग्जाम में आप भी ऐसे करेंगे, जल्दी से समय बचाने के लिए जितना शॉर्ट ट्रिक अपनाना हो अपना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, आपको पंजाब के कुछ सिख शासकों के यहाँ आपको नाम दे दिया गया है। बड़ा अच्छा सवाल है, ये भी कई बार वन लाइनर ग्रुप में भी यहाँ से तोड़ तोड़ कर पूछे जाते हैं। तो ऐसे सवाल को आप जरूर थोड़ा सा गौर करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या थोड़ा सा पेन कॉपी रखे रहेंगे तो नोट कर लेंगे, क्योंकि लिखने से चीजें बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाती हैं लंबे समय के लिए। तो यही आपको इनको ऑर्डर बताना है क्रोनोलॉजी में कि सबसे पहले कौन हुए, फिर बाद में कौन हुए, फिर उनके बाद। तो मेरे भाई आपको कुछ नहीं, हालांकि इनका शासन 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच रहा था, लेकिन दोस्तों आपको डेट तो किसी को उतना याद होता नहीं है, लेकिन इतना तो कम से कम याद होगा ना मेरे भाई। ये जो रणजीत सिंह है, जिन्हें शेरे पंजाब कहा जाता था, 1801 से 1839-40 के बीच इनका शासन चला था लगभग। तो ये सबसे पहले थे और इनके सबसे छोटे छोटे बेटे दलीप सिंह थे, ये वाले। तो इनका सबसे बाद में आया था। तो स्वाभाविक सी बात है, 3 सबसे पहले आना चाहिए और एक सबसे अंत में आना चाहिए। तो 3 सबसे पहले और एक सबसे अंत यहाँ है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ये है। अब बाकी यहाँ पर ये खड़ग सिंह, इनके रणजीत सिंह के बाद खड़ग सिंह, और खड़ग सिंह के बाद ये शेर सिंह, और शेर सिंह के बाद ये दलीप सिंह। तो ये हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं दोस्तों। 130 वाले में भी मिलान से संबंधित प्रश्न है। थोड़ा देखिए आप यहाँ पर, यहाँ कुछ संस्थाओं के नाम है, फिर यहाँ उनके संस्थापक हैं, तो इन्हें मिलाकर हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल दिया है, तो आप समझ गए होंगे ये कौन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो ये 4 पे जाएगा, विलियम जोन्स, आप लोग समझ रहे होंगे। और ये संस्कृत कॉलेज, बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, जोनानाथ डंकन। तो ये हो जाएगा यहाँ। और तो ए वाला हमारा 4 पे गया। ए वाला 4 पे आप लोग देख रहे हैं 2 जगह है, यानी ये और ये तो हमारा उत्तर नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। और बी वाला तो हमारा 3 पे चला गया, बी वाला 3 पे चला गया, तो यहाँ भी बी है, यहाँ पर भी है, काम नहीं बना। अब हमें एक बार और देखना है, सेवा सदन। अब दोस्तों इनको तो बारे में आप खूब पढ़े होंगे, ये जो बीएस मालाबारी थे दोस्तों, ये जो महिलाएं थी, खास करके विधवा और वेश्या टाइप की जो महिलाएं थी जिनको सम्मान नहीं मिलता था, तो उनके लिए एक सेवा सदन बनाए थे। ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, ये यहाँ जाएगा, यानी डी वाला 1 के पास, डी वाला 1 के पास आएगा, तो स्वाभाविक से आपका उत्तर बी हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं ये संगत सभा केशव चंद्र सेन थे में है। थोड़ा ध्यान दिए रहिए। कौन सा वुड घोषणा
पत्र 1854 का प्रमुख उद्देश्य था, आप लोग जानते थे, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये आया था। तो वुड घोषणा पत्र 1854 का उद्देश्य क्या था? तो स्वाभाविक सी बात है, शिक्षा का प्रसार और प्रचार करना था, यही था। और यह निजी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नहीं था, और धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा दे, यह धर्मनिरपेक्ष से संबंधित था, धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नहीं था। तो हम कह सकते हैं केवल एक हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 105 को देखते हैं। बड़ा बेहतरीन सवाल है दोस्तों, ऐसे सवाल को आप सॉल्व करेंगे ना, आपका बहुत सारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपके पास बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे कंसेप्ट होने चाहिए। तो जितना आप तथ्य और कंसेप्ट सीखेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। गलत सवाल, गलत होने के चांस कम हो जाते हैं इस तरह के प्रश्नों को एनालिसिस करने में। तो आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई, कोई यूट्यूब पर आकर फ्री में आपको इस लेवल की पढ़ा रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है मेरे भाई, एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी हरा, जो 1924 में ये बनी थी, काकोरी कांड के बाद दोस्तों, फिर इसे जो है हसरा में कन्वर्ट किया गया था, तो 1924 में। तो यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहे हैं, इसकी स्थापना में भागीदारी थी राम प्रसाद बिस्मिल की, बिल्कुल थी, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब कह रहे हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह कविता बिस्मिल द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों जो लिखे हैं उनके नाम में बिस्मिल है, लेकिन ये बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में कर रहे हैं, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको नहीं लिखा है। एक पटना के थे दोस्तों, बिस्मिल अजीमाबाद करके उनका नाम था, मुस्लिम, उन्होंने लिखा है। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1921 में ये हाईलाइट हुआ था। तो ये वाले बिस्मिल नहीं है, ये बिस्मिल अजीमाबाद करके थे, उसने उसको लिखा है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। अब कह रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल को दिसंबर 1927 को इलाहाबाद सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। तो दोस्तों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको कुछ जुगाड़ बता देता हूं ऐसे सवालों को। देखिए काकोरी कांड में जो जिन लोगों को फांसी हुई वो 4 लोग थे, RRR ए। एक ट्रिपल आर से क्या हो गया दोस्तों, एक ट्रिपल आर से दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पहले वाले आर से राम प्रसाद बिस्मिल, दो राम प्रसाद बिस्मिल थे, इनको दोस्तों गोरखपुर के जेल में इसको फांसी दिया गया था। और एक थे दोस्तों रोशन सिंह, रोशन कहाँ से आती है, नैन से आते हैं, तो इनको नैनी में दिया गया था, इलाहाबाद के नैनी में। और एक थे दोस्तों राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी जी थे, इनको गोंडा में दिया गया था। और दोस्तों एक अशफाक उल्ला खान थे, इनको नाम से ही लग रहा है मुस्लिम थे, तो मुस्लिम वाले शहर में दिया गया था पैसे कनेक्ट के लिए, फैजाबाद में। तो इनको फैजाबाद जो आज अयोध्या हो गया यहाँ दिया गया था। तो ये आप याद रखे रहेंगे, बहुत बार यहाँ से सवाल पूछता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो किनको फांसी दी गई थी काकोरी में, RRR को, तो यहाँ से रख लीजिए। तो यहाँ किसको दिया, राम प्रसाद बिस्मिल को, इलाहाबाद में नहीं, इलाहाबाद के नैनी में तो रोशन सिंह को हुआ था, बिस्मिल को गोरखपुर में। तो ये भी गलत हो गया, केवल ए आपका सही हुआ, पहला वाला। तो दोस्तों अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो जिसमें इनसे पूछा जा रहा है सही क्या है, तो दोस्तों सही केवल पहला था, यहाँ पर पहला नहीं दिया है, गलत दे दिया हूँ, उत्तर गलत है दोस्तों, केवल सही आपका ए है। तो यहाँ पर ऑप्शन में गड़बड़ी कर दी है, आप लोग याद रखे रहेंगे। प्रश्न संख्या 106 में अगर हम लोग देखें, बड़ा अच्छा सवाल है, यहाँ से भी कई बार प्रश्न बने हैं तरह तरह के तोड़ मड़ोड़ के। यहाँ आपको कुछ संधियां दी गई हैं और उनको एक तरफ वर्ष दिया गया है, मिलाना है। तो संधि यहाँ पर है, वर्ष यहाँ पर है, मिलाना है। सुगौली की संधि जानते हैं दोस्तों, सुगौली की संधि के बारे में आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, अंग्रेजों और नेपाल के बीच हुआ था दोस्तों, ये स से सुगौली, स से 16। तो यहाँ ये 1816 कहाँ है, 15 और 16 में, तो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा। और यांडबू की संधि दोस्तों कब हुई थी, ये 1826 में बर्मा के मध्य हुई थी, अंग्रेजों बर्मा के मध्य। इतना तो आप जानते हैं मेरे भाई, ये दोनों तो खूब जानते होंगे। और लासा वाला तो दोस्तों ये यहाँ पर ये दूसरे वाले में हो जाएगा, ये लासा वाला की संधि यहाँ से हुआ था। तो अगर ये नहीं भी पता है तो ए वाला आपके 4 के पास जाएगा, तो आप कह सकते हो डी हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल एक हम लोग देखें, बड़ा अच्छा सवाल है। लॉर्ड कर्जन से संबंध में आपको स्टेटमेंट कुछ दिया गया है, पढ़ के बताना है कि कौन सा हमारा कथन सही है। तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन के बारे में आप लोग थोड़ा सा तो जानते ही होंगे, 1899 से 1905 तक इसका शासन था। इसी में बंगाल का विभाजन हुआ था दोस्तों, आप लोग जानते हैं। तो कह रहे हैं कर्जन के काल में तिब्बत में कर्जन के शासन काल में तिब्बत के साथ शिमला समझौता हुआ था। तो मेरे भाई जो शिमला समझौता हुआ था ये 1913-14 के आसपास हुआ था, 1913 और 14 के आसपास। तब इसका शासन थोड़ी ना था,
इसका शासन उस समय नहीं था। तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा। और करें यहाँ उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की स्थापना की। तो मेरे भाई आर्कियोलॉजिकल यानी ASI की स्थापना 1861 में ही हो चुकी थी। केवल ये कर्जन ने इसको चुस्त दुरुस्त किया था अपने शासनकाल में, तो स्थापना नहीं हुआ था। तो वही बात है यहाँ पर। ये दूसरा वाला भी आपका गलत हो जाएगा, तो सही पूछा जाए तो डी हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है यहाँ। प्रश्न संख्या 108 को हम लोग देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ऐसे सवाल जो एक ही वर्ष की घटनाओं पर दे दिया जाता है, फिर कहते हैं क्रोनोलॉजी में लगाइए, तो दिमाग का दही कर देता है, क्योंकि डेट एग्जैक्ट किसी को याद नहीं होता है। तो यहाँ देखिए जितनी घटनाएं दी गई हैं क्रोनोलॉजी में सेट करने के लिए कर रहे हैं इसे, और सभी की सभी घटनाएं 1928 की है। तो हमें याद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाए ना, तो सब कुछ बता रहा है कि कौन सा कहाँ हुआ। देखिए पहले क्या हुआ, यहाँ घटनाओं को आराम से पढ़ लीजिए। साइमन कमीशन, सैंडर्स की हत्या, लाला लाजपत राय की मृत्यु, साइमन कमीशन का भारत आगमन, फिर हसरा का पुनर्गठन। तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी। ये फरवरी में साइमन कमीशन जो आया था, ये फरवरी में आया था, फरवरी में 1928। इसको आने के बाद अक्टूबर में उन्होंने विरोध करना शुरू किया था लाला लाजपत राय ने। तो अक्टूबर में ये विरोध कर रहे थे, लाठी लगी सर पे। तो फिर लगभग 20-25 दिन में इनकी डेथ हो गई। तो यहाँ मैं अक्टूबर लिख दे रहा हूँ, अक्टूबर में लगभग इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन दोस्तों ये इससे पहले सितंबर में ये हसरा की स्थापना हो गई थी, सितंबर में। और फिर लास्ट में जब इनकी डेथ हो गई, तो लोगों ने प्लान बनाया, ये हसरा का जो संगठन था, सैंडर्स की हत्या करना। तो ये सबसे अंत में आएगा, स्वाभाविक सी बात है, एक वाला सबसे अंत में। और प्रश्न बनाने वाला भी बहुत चालाक है, हाँ ये बच्चे यहाँ जाएंगे। तो सबसे पहले कौन होगा, तो सबसे पहले यही साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 वाला होगा। 3 कहाँ कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है 2 है। अब हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 3 आएगा, फिर हसरा की स्थापना 4 है, वो आएगा। तो 3 4 ये कहाँ है, यहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इतना डिटेल से कोई नहीं बताएगा मेरे भाई, आप लोग जान लीजिए यूट्यूब पर, खास करके यूपीपीएससी जैसे एग्जाम में तो ऐसी हिम्मत किसी को नहीं है। आप लोग सर्च कर लीजिएगा, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है थोड़ा सा सपोर्ट करने की। तो यहाँ देखिए 109 में क्या कह रहे हैं, बंगाल के निम्नलिखित गवर्नरों को उनकी नियुक्ति के आधार पर सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो बंगाल के जो गवर्नर थे उसके बारे में, तो मेरे भाई सबसे पहले जानते हैं क्लाइव आया था ना मेरे भाई, 1757 से 60 आया था। फिर दोस्तों कब 2 बार आया था ना, फिर 1765 से 67 फिर हुआ था ये, 1765 से 67 फिर आया था 2 बार। तो सबसे पहले तो यही आया होगा। इसके बाद कौन आया था दोस्तों, सबसे पहले ये आया था, फिर वेंसीटार्ट आया था, वेंसीटार्ट आया था, यानी सबसे पहले 2 नंबर वाला रहेगा, फिर 4 नंबर वाला रहेगा, फिर वेरलिस्ट रहेगा 3 नंबर वाला, और वारेन हेस्टिंग रहेगा, क्योंकि बाद में ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना ना, तो इसको दोनों का पद पाने का ये भाग्य प्राप्त हुआ था इसे। तो 1 रहेगा, यानी 2 4 3 1। देखते हैं कहाँ है 2 4 3 1, 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर डी में बैठा हुआ है। बहुत बढ़िया। आगे देख लें हम 110वें वाले में, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर। एक तरफ हमें कथन कारण से, असर्शन रीजन से संबंधित प्रश्न है, ऐसे सवाल खूब पूछे जाते हैं दबाकर। तो देखें, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली करें भारतीय किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत किया। अरे भाई मजबूत कहाँ किया, कंगाल कर दिया, कमर तोड़ दिया। अस्थाई बंदोबस्त जानते थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में लेकर आया था, और जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को दे दिया था, पीट पीट के सब वसूल लेते थे उनका। तो ये तो गलत हो गया मेरे भाई, आर्थिक रूप से कमजोर किया, मजबूत थोड़ी न किया। अब यहाँ कह रहे हैं अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदारों को भूमि का स्वामित्व प्रदान किया गया, यही बात अभी मैंने बताया, ये सही है आपका। तो आपका ए असत्य है, आर सही है, तो यानी ये सी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ध्यान देंगे आप, यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको संप्रदाय दे दिया है और एक तरफ संस्थापक, एक उसमें से गलत है, कौन गलत है कौन सही नहीं है, यही आपको बताना है। तो दोस्तों ऐसे सवाल ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अगर यूपीएससी का, यूपीपीएससी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा यूपीएससी लेवल को देखना पड़ेगा। ऐसे सवाल अगर नहीं देखोगे, वन लाइनर पीछे पड़े रहोगे दोस्तों, क्योंकि आजकल यूपीपीएससी जो है ऐसे सवालों को बहुत पूछ रहा है, क्योंकि वो अब धीरे धीरे यूपीएससी के राह पर जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा,
थोड़ा सा। तो यहाँ देखें, आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोशाल ने किया था। तो नाम से ही याद है आजीवक, अगर हम लोग कुछ खाते हैं तो वहां मक्खी आ जाती है, मक्खी एक जीव है जो आ जाती है, तो मक्खली गोशाल। तो मक्खली गोशाल ने जो आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया था, इसका मतलब क्या होता है कि जीवन में जो कुछ हो रहा है वो पूर्व निर्धारित है, मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और चारवाक का तो आप लोग जानते हैं, उधार लेकर घी पियो, तो ये वाला इनका है। अजीत केशव काम्बली इसके संस्थापक हैं। संदेहवादी, हर बात पे संदेह करता है, कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं देता है। इसके संस्थापक वेल्ठी पुत्र ये है, और ये तीनों सही हैं आपके यहाँ पर। चौथा वाला यहाँ पर गलत है, यानी चौथा आपके विकल्प नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और कह रहे हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही चौथा वाला सुमेलित नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे आखिर ये चौथा वाला क्या है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ जो पूर्ण कश्यप है ना, पूर्ण कश्यप अक्रियावाद संप्रदाय की, अक्रियावाद संप्रदाय के संस्थापक हैं, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, आपका उत्तर बी हुआ। आगे चले अगर हम लोग 112 को देखे हैं, तो वही है कथन कारण वाला। भूमिजा शैली नागर शैली की उपशैली है, तो यस ये वाला यहाँ पर तो सही है दोस्तों। ये यहाँ पर ये वाला आपका सही है। भूमिजा शैली एक तरह की दोस्तों खड़ी लाइनों के द्वारा चित्रांकन किया जाता है दीवारों वगैरह पर, तो ये वाला तो आपका यहाँ पर सही है, पहला वाला, तो ये तो आपका सही हो गया। दूसरे वाले में कारण में देखें, भूमिजा शैली मंदिरों के रेखाग्र शिखर के चारों ओर लघु शिखरों का समुच्चय होता है, यस ये वाला आपका सही है, यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है, कारण इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। उत्तर आपका ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग यहाँ 13 वाले में देखें, तो इसमें कह रहे हैं कथनों पर विचार करिए, कौन सा हमारा कथन सही है, तो बताना है। तो ये कलचुरी चेदी संवत का प्रयोग मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कलचुरी शासकों के द्वारा किया जाता था, बिल्कुल ये वाला सही है आपका। वल्लभी संवत का प्रारंभ शक संवत के 241वें वर्ष के बाद वल्लभ नामक राजा ने किया था, तो यस ये दोनों के दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। वल्लभी संवत का प्रारंभ शक संवत के 241वें स्थापना के बाद ये हुआ था, यस दोनों सही है, सी वाला हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग देखें 114 वाले में, तो इसमें जो पूछा जा रहा है कश्मीर के शासकों के संदर्भ में कुछ बातें लिखी गई हैं, बताना है सही क्या है। तो देखें यहाँ ललितादित्य मुक्तापीड़ ने अनंतनाग में एक भव्य विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये बात तो यहाँ पर सही है, ये वाला सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये पहला वाला सही है। और यहाँ अवंती वर्मन के शासनकाल में सिंचाई व्यवस्था का विशेष विकास हुआ और उसने नदी प्रबंधन की मदद के लिए सूस्य नामक इंजीनियर को नियुक्त किया था, यस दोनों सही हैं आपके यहाँ, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही पूछा जा रहा है। आगे यहाँ देखिए थोड़ा सा, यहाँ आपको दिया गया है 15 वाले में, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी यहाँ गलत को हमें बताना है। तो गुप्त काल में स्त्रियों की शिक्षा का प्रचलन था, तो शिक्षा का प्रचलन तो था ही मेरे भाई स्त्रियों की, इसमें कोई डाउट नहीं, समाज में महत्वपूर्ण स्थान भी था उनका। और अमरकोश में शिक्षिकाओं के लिए उपाध्याय, उपाध्यायी और आचार्य जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल मिलता है मेरे भाई, दोनों के दोनों सही हैं। अब यहाँ पर हमें असत्य कह रहे हैं, तो असत्य कोई नहीं है, दोनों के दोनों गलत हो जा रहे हैं, यानी दोनों अपनी जगह पर सही हैं, और हमसे पूछ रहे हैं गलत कहीं है, तो गलत कोई नहीं है। आगे अगर हम लोग देख लें 16 वाले में, तो समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में धरती को विजय प्राप्त करने वाला, यानी धरणी बंध तथा महान विजेता कहा गया है, तो किसको कहा गया है, समुद्रगुप्त को। यस प्रयाग प्रशस्ति में, इलाहाबाद में है ये लेख, आप लोग जानते हैं, इसमें इसकी विजय गाथाओं का उल्लेख है। समुद्रगुप्त ने गुप्त शक्ति के विस्तार और शुद्धिकरण के लिए विजय और आक्रमण की नीति को अपनाते हुए दक्षिण पथ और आर्यावर्त अनेक शासकों को पराजित किया, तो यस सब सही है यहाँ पर, दोनों के दोनों यहाँ पर सही हैं। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो हमारा यहाँ ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए को एक्सप्लेन भी कर रहा था, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़े हम लोग अगर देखें यही 17 वाले में, तो दोस्तों यहाँ दिया है, अच्छा सवाल है, कौन सा हमारा सही है बताना है। तो यहाँ आपको दिया है विमकटविशस के सिक्कों पर एक और यूनानी लिपि और दूसरी ओर खरोष्टी लिपि अंकित थी। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कुषाण वंश के बारे में दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, बड़ा अच्छा सवाल आता है यहाँ से। कुषाण वंश की स्थापना कौन किया था, कुजुल कटफिसस, यहाँ के से मैं कुजुल लिख दे रहा हूँ, कुजुल कटफिसस नाम ने इसका किया था, और इसका वास्तविक शासक विम कटफिसस था। तो यहाँ विम कटफिसस सिक्कों पर एक और यूनानी लिपि दूसरी ओर खरोष्टी लिपि अंकित थी।
कोई डाउट नहीं, ये हमारा सही है। और कह रहे हैं विम कटफिशस विष्णु का उपासक था, नहीं मेरे भाई शैव का उपासक था, तो ये आपका तुरंत गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, तो आपका केवल ए सही हुआ। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 118 को ध्यान से देखिए। मौर्य प्रशासन में जो कर व्यवस्था थी वहां से ये प्रश्न उठाया गया है। एक तरफ कर और संबंधित विषय दिए गए, कौन सा टैक्स किस विषय से संबंधित था ये यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान देंगे। तो हिरण्य यहाँ क्या था, अनाज के रूप में न लेकर कैश के रूप में जो टैक्स लिया जाता था उसे हिरण्य कहा जाता था। और दोस्तों ये जो है यहाँ पर ये तो इसे हिरण्य कहा जाता था। सीता क्या था, सीता के बारे में तो आप लोग जानते हैं, ये राजकीय भूमि यानी जो सरकारी भूमि, स से सीता, स से सरकारी भूमि से जो इनकम प्राप्त होती थी वो ये था। तो हम दो ही से देखें प्राप्त हुआ, A2 B1, A2 B1 कहीं पर है, सिर्फ यही है, हमारा उत्तर यही होगा, हम लोग पता पा लिया। सी वाला 4 पे जाएगा, भाग उपज का हिस्सा, प्रणय आपातकालीन, तो आपातकाल मतलब प्रणय, प से प्रणय, अ से आपातकाल, दोनों एक ही बातें हैं, तो यहाँ से आप कनेक्ट कर लेंगे इसे। आगे देखें हम 19 वाले में, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है विचार करना है कथन पर और बताना है सही क्या है। तो मध्य पूरा पाषाण काल में मुख्यतः माइक्रोलिथ यानी छोटे ब्लेड नुमा उपकरण का प्रयोग किया जाता था, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। मानव ने सबसे पहले की कृषि, पशुपालन और अस्थायी बस्तियों की शुरुआत नव पाषाण काल में की थी, तो ये बात बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं, कोई गलती नहीं है यहाँ। उच्च पूरा पाषाण काल में कह रहे हैं पेबुल और चॉपिंग का उपकरण प्रमुख रूप से उपयुक्त होता था। तो उच्च पूरा पाषाण काल में पेपुल और चॉपिंग का उपकरण प्रमुख रूप से होता था। तो उच्च पूरा पाषाण काल में मेरे भाई तो ब्लेड नुमा आ गए थे ना, माइक्रोलिथिक टाइप के, तो ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। वही बात अभी ऊपर बताई गई है, ब्लेड नुमा यानी छोटे छोटे उपकरण धारदार वाले आ गए थे, तो पेबुल और चॉपिंग का उपयोग नहीं हुआ था। और दोस्तों यहाँ जो चौथे वाले स्टेटमेंट में लिखा है, कह रहे हैं नवपाषाण काल के प्रमाण भारत में केवल दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, नहीं मेरे भाई उत्तर भारत में पाए गए हैं, आप लोग पढ़े होंगे ना, चिरांद, बेलन घाटी, ये सब यहाँ पर भी पाए गए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। केवल सही पूछा जाएगा तो आपका 1-2 होगा। देखते हैं क्या लिखा है, तो आपसे कौन सा कथन गलत पूछा जा रहा है, तो गलत 3 और 4 थे, 1-2 तो सही था हमारा। और प्रश्न संख्या 120 को हम लोग देखें, एक तरह से मिलान से जोड़े से संबंधित प्रश्न है। ग्रंथ, एक तरफ आपको ग्रंथ दिया है और दूसरी तरफ उसकी विशेषता, तो कौन सा सही सुमेलित है यही मिलाकर हमें बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, वेद तो आपने पढ़ा होगा ना, वेद जो 4 प्रकार के थे दोस्तों, इसके बारे में तो सब पढ़ा होंगे आप लोग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये यजुर्वेद था दोस्तों, तो यजुर्वेद 2 तरह से होते हैं दोस्तों, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल। शुक्ल हम पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ पर जो 2 टाइप के थे, एक यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल वाला जो था दोस्तों, एच लिख देते हैं बड़ा सा, शुक्ल वाला जो था ये केवल गद्य में था, और जो कृष्ण यजुर्वेद था ये गद्य प्लस पद्य दोनों में थे। तो यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद कह रहे हैं केवल गद्य में, नहीं मेरे भाई ये केवल पद्य में था, गद्य में नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो एक जहां पर होगा वो हमारा उत्तर नहीं हो सकता, एक उत्तर नहीं हो सकता, उत्तर ऑटोमेटिक निकल गया, हमारा ऑप्शन बी होगा। तो यहां से आप कोई डाउट नहीं, यानी कह सकते हैं हम, हमारा ये 2 और 3 सही है। ये कृष्ण यजुर्वेद पद एवं गद्य दोनों, वही मैंने अभी यहाँ बताया, यहाँ पर देख रहे हो ना, यही अधर्व्यू यहाँ पर जो लिखा है दोस्तों, यानी ये सही है। अधर्व्यू यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को अधर्व्यू कहते हैं। ईशा उपनिषद कह रहे हैं सामवेद से संबंधित है, तो ये भी यहाँ पर ये गलत हो जाता है, ईशा उपनिषद सामवेद से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आगे चले हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 121 वाले को देखें, बड़ा अच्छा सवाल है। आपको कथन दिए हैं, इन पर विचार करके बताना है कौन सा सही नहीं है। तो जो सही नहीं है उसी को आपको पकड़ना है। तो यहां देखिए पहले दिया है, औरंगजेब ने झरोखा दर्शन व तुलादान प्रथा की समाप्त कर दी थी। तो दोस्तों ये बात अपने आप में कह सकते हैं हम लोग ये सही है, क्योंकि दोस्तों झरोखा, यहाँ झरोखा दर्शन क्या होता था, पहले आपको ये समझना होगा कि जैसे अकबर ने इसे शुरू किया था कि एक तरह की बालकनी होती थी, उस बालकनी पे, छत पे बालकनी टाइप का बना होता, तो वहां से खड़े होकर घर के सामने आई हुई जनता को दर्शन देना, उनसे उनको संबोधित करना, ये होता था झरोखा दर्शन। तो जिसे बाद में दोस्तों औरंगजेब के पिताजी शाहजहां ने बंद किया था, और लेकिन इसको कुछ अंश थे उसे औरंगजेब ने बंद किया था, तो ये हम मान लेते हैं ये सही है। औरंगजेब ने धर्मवेत्ताओं को
धर्मवेत्ताओं को सिजदा ना करने की छूट दी थी। तो सिजदा ना करने की छूट शाहजहां ने दी थी औरंगजेब से पहले, तो शाहजहां ने दी थी, तो ये वाला इसका गलत हो जाएगा। और यहाँ मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ये तो सही है। शाहजहां के आगा राजा के नेतृत्व में शाहजहां ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना करवाई थी। तो मेरे भाई चित्रशाला में कौन इंटरेस्ट लेता था? अकबर का एक जो बेटा था जहांगीर। तो जहांगीर जाते दोस्तों जिसे हम लोग कहते थे चित्रकला का स्वर्ण युग, इस जहांगीर को, तो इस जहांगीर ने चित्रशाला की स्थापना आगरा में करवाई थी, शाहजहां ने नहीं। तो ये गलत हो जाएगा। 2 और 4 हमारी गलत हैं। तो कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है? तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाएं हम लोग। देखें किस शासक ने गुलामों का गुलाम कहा जाता था? तो आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे भाई, ये कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक बना, तो ये खुद गुलाम था मोहम्मद गोरी का, और ये फिर गुलाम एक बनाया था इल्तुमिश को। तो दोस्तों इसीलिए इल्तुमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था, क्योंकि ये गुलामों का गुलाम था। तो समझ गए होंगे आप। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 123 में, तो किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? दोस्तों एक मंगोल का सेनापति था तरघी। तो यहाँ पर जो तरघी लिखा है, इसको कहीं कहीं ऐसे लिखा जाता है तरघी। तो ये तरघी ने अलाउद्दीन को हरा दिया था, जबकि अलाउद्दीन इतना प्रतापी शासक माना जाता था, इसको हरा दिया था अलाउद्दीन को, उसके सामने घुटने टेकने पड़े थे, संधि करना पड़ा था। तो यही है, ये मंगोल सेनापति था तरघी, याद रखे रहेंगे। 124 वाले में पूछा जा रहा है कौन सा कथन आपका असत्य है यानी गलत है? तो थोड़ा ध्यान देंगे। दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया था, ये वाला तो आपका सही है अपनी जगह पर, कोई दिक्कत नहीं है। दिलावर खान ने मालवा को स्वतंत्र किया था। अकबर ने 1561-62 में मालवा पर अधिकार किया था, बिल्कुल किया था, कोई डाउट नहीं। अलप खां उशंगशाह की उपाधि धारण कर 1435 ईस्वी में मालवा का शासक बना था। तो मेरे भाई 1435 में तो ये उशंगशाह की उपाधि धारण करके मर गया था, 1435 में मर गया था। मालवा का शासक जो बना था इससे 30 साल पहले यानी 1405 ईस्वी में, 1405 ईस्वी में उपाधि धारण करके मालवा का शासक बना था अलप खान। तो यही गलत है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। और हुशंग शाह ने अपनी राजधानी को धार से मांडू स्थानांतरित किया था। तो हमें पता चल गया, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे देखें 125 वाले में, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कथन है कारण है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया था, कोई डाउट नहीं। ये तो यहाँ तक आपका तो ये वाला सही है, स्टेटमेंट ये सही है। और चैतन्य स्वामी को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। तो दोस्तों ये बात तो सही है, ये भी बात सही है, पहला सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन ये कारण में जो बताया वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए दोस्तों आपका व्याख्या तो नहीं कर रहा है, लेकिन सही दोनों है, आपका बी हो जाएगा। इन दोनों का कनेक्शन नहीं बन रहा है। जैसे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं क्योंकि उनका नाम मोदी है, तो मेरे भाई मोदी नाम की वजह से प्रधानमंत्री थोड़ी ना है, उनके साथ बहुमत है इसलिए है ना, ये कोई कारण नहीं बना इसलिए ऐसे। तो यहाँ देखिए 126 में यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। मध्य भारत के राजपूत राज्यों से संबंधित कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इतना बड़ा है, कोई दम नहीं है इसमें, थोड़ा ध्यान देंगे तो अपने आप यहाँ पर ये निकल जाएगा आपका, थोड़ा ध्यान देंगे। बांधवगढ़ पर बघेलों का शासन था, बिल्कुल था, कोई डाउट नहीं। बांधवगढ़ ये मध्य भारत की बात की जा रही है, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। ओरछा की स्थापना 1531 में वीर प्रताप सिंह द्वारा की गई थी, जो ओरछा के पहले बुंदेल शासक थे। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा गलती कर दिए हैं, वीर प्रताप नहीं थे दोस्तों। ओरछा की जो स्थापना हुई थी वो तो 1531 में हुआ था, 1531 में। और वहाँ के जो दोस्तों उसके पहले राजा थे दोस्तों, ओरछा गांव बुंदेला के जो शासक थे, वीर बुंदेला उनका नाम था। तो वीर प्रताप सिंह द्वारा की गई थी, ओरछा के पहले बुंदेल शासक थे। तो एक सेकंड हम थोड़ा सा सर्च कर ले, यहाँ पर दिक्कत हो रहा है हमें, इतना तो क्लियर है कि वीर प्रताप नहीं थे, तो इसलिए हम यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आपको नाम पता करवा देते हैं, थोड़ा सा टाइप कर ले। ओरछा की वीर प्रताप मालवा बुंदेल का शासक, तो एक सेकंड, रुद्र प्रताप, यस, यहाँ पर वीर प्रताप नहीं रुद्र प्रताप नाम था इनका।
तो इसलिए दोस्तों गलती नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा भले टाइम लग जाए। तो ये इसका मतलब दूसरा गलत हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन में ये नहीं रहना चाहिए हमारे, क्योंकि सही पूछा जा रहा है। तो दूसरा जहां जहां है उसको उसको आप काट दो, उत्तर अपने आप मिल गया, हमारा सी हो गया, बच गए। देख रहे हो इतना बड़ा प्रश्न है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसका मतलब ये सब अपनी अपनी जगह पे सही थे। आगे बढ़ जाए हम लोग। मुगल काल में अनुवादित पुस्तक और उसके अनुवादकों के नाम दिया गया है। कौन सा व्यक्ति ने किस पुस्तक का अनुवाद किया, तो यहाँ पर बताना है, आधा उस पेज पर है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? रामायण का बदायूनी ने, लीलावती का फैजी ने, और भगवत गीता का दारा शिकोह ने किया था। ये तीनों सही हैं। ये सी वाला यहाँ पर गलत है दोस्तों। क्यों गलत है? भागवत पुराण का अनुवाद ये अबुल फैजल ने नहीं किया था, यहाँ पर ये अलग गलत हो जाएगा, वो टोडरमल ने किया था। टोडरमल, आप लोग खूब इतिहास में इसका नाम पढ़े होंगे, टोडरमल ने। तो यही है। आगे चले हम लोग, अगर देखें 28 वाले में लोदी वंश से संबंधित है। आप लोग जानते हैं लोदी वंश मुगल काल का सबसे अंतिम था। ये लोदी वंश के बारे में नीचे दिए गए हैं कुछ कथन, बताना है हमें, पता करना है कौन सा यहाँ पर हमारे सही हैं। तो कौन सा सही है, थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं, कट गया है। तो लोदी वंश के बारे में पता करना है, बताना है सही क्या है। तो यहाँ देखें, दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। बिल्कुल दिया जाता है, ये है सही यहाँ पर, तो कोई डाउट नहीं, ये सही है। यहाँ निजाम खान 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली का सिंहासन बैठा। गुलरुखी नाम से अरबी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था, ये भी सही है। और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, आगरा शहर की स्थापना किया था। अब देखिए, खानवा के युद्ध में इब्राहिम लोदी ने बाबर से पराजित हुआ था। तो मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग अगर लगा लेते मेरे भाई, तो इब्राहिम लोदी जो पराजित हुआ था वो पानीपत के युद्ध में जो 1526 में हुआ था, वो बाबर से पराजित हुआ था ना, ये इब्राहिम लोदी। और ये खानवा का युद्ध जो पानी के बाद खाने की जरूरत पड़ती है, तो ये तो 1527 में था ना, 1527 में युद्ध हुआ था। इसमें तो राणा सांगा हारा था ना बाबर से। तो ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा पांचवा। तो जिसमें 5 होगा वो आपका उत्तर नहीं होगा, तो इसमें नहीं है, बाकी सब में यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चले, यहाँ राणा सांगा को हराए थे, ये हराया था बाबर राणा सांगा को। आगे चले हम लोग, देखें 129 में अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर शेरशाह सूरी के बारे में कुछ दिया गया है और बताना है कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न देखकर बिल्कुल मत घबराइए, कोई दम नहीं होते हैं, बस सीधा सीधा फैक्ट पर आधारित होते हैं, लंबे चौड़े बना दिए जाते हैं आपको मेंटली थोड़ा सा बीपी बढ़ाने के लिए, आपको मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइनर पढ़े होते हैं, ये प्रश्न देखते हैं उनको फोबिया हो जाता है, तो हाथ नहीं लगाते हैं, उनसे उलझने का प्रयास ही नहीं करते ऐसे प्रश्नों को देखकर। तो इनसे थोड़ा सा उलझना सीखिए। उलझेंगे कब? जब आपके बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे फैक्ट आपके अंदर दिमाग में बने रहेंगे, तब आप उलझने की थोड़ा हिम्मत करेंगे। तो जैसे आप किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, आपके पास अगर मनी पावर, मैन पावर है, तो ऑटोमेटिक ताकत आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ देखिए, शेरशाह ने अफगानिस्तान को लेकर उड़ीसा तक फैले हुए साम्राज्य की स्थापना की, बिल्कुल किया, इसमें कोई डाउट नहीं है, किया उन्होंने। शेरशाह द्वारा एक शेर को मार जाने के कारण उसका नाम जो है शेर खां पड़ गया था, ये भी सही है। बचपन का नाम फरीद था, ये भी सही है। द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किया था, सही है। और प्रशासन में हिंदवी भाषा का प्रयोग करना शेरशाह को व्यवहारिक ज्ञान का घोतक है, यही है, सब सही है, यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखें अगर हम लोग 30 में, तो कह रहे हैं कौन सा कथन सही है। तो थोड़ा सा हम लोग अगले पेज पर गया है तो छोटा करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कौन सा कथन सही है, तो देखें भाई सही क्या है यहाँ पर। फिरोज शाह बहमनी और विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के बीच सोनार की बेटी के नाम का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। यस, एक सोनार की बेटी थी, बहुत सुंदर थी, उसको लेकर विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के बीच एक फिरोज शाह बहमनी और इसके देवराय प्रथम के बीच युद्ध हुआ था। तो ये भी सही है, बड़ा इंटरेस्टेड है, कभी सर्च करके पढ़िएगा सोनार की बेटी। तो देवराय प्रथम के शासन काल में डोमिंगो पायस नाम का पुर्तगाली यात्री विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। तो मेरे भाई डोमिंगो पायस
जो पुर्तगाली यात्री विजयनगर साम्राज्य की से किया था, तो ये देवराय प्रथम में नहीं, कृष्ण देव राय के शासनकाल में, देवराय के शासनकाल में तो मतलब एक दूसरा था ना, तो उसको भी बता देते हैं। थोड़ा सा आप समय दीजिए, कंफ्यूजन दूर हो जाए दोस्तों, यही हमारा ध्येय है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर निकोलो डी कांटी, यस, यहाँ पर देवराय प्रथम काल में निकोलो डी कांटी आया था ना। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 130 को देखते हैं, बड़ा अच्छा सा सवाल है, देखते हैं। यहाँ पर आधा कटा हुआ है, आधा अगले पेज पर है, इसलिए छोटा करना पड़ा है। तो कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो देखें यहाँ पहले वाले में करें, फिरोज शाह बहमनी और विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के बीच सोनार की बेटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है दोस्तों, एक सोनार की बेटी थी, बहुत ही यहाँ पर वो खूबसूरत थी, उसको लेकर फिरोज शाह बहमनी और देवराय प्रथम के बीच युद्ध हुआ था। इसको कभी आप पढ़िएगा सर्च करके गूगल वगैरह पर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये वाला बिल्कुल सही है यहाँ पर। और देवराय प्रथम के शासन काल में करें, डोमिंगो पायस नामक पुर्तगाली यात्री विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। तो यस मेरे भाई, डोमिंगो पायस नामक पुर्तगाली यात्री विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था, लेकिन देवराय प्रथम के शासन काल में नहीं, वो कृष्ण देव राय के शासन काल में, कृष्ण देव राय के शासन काल में। तो याद रखे रहेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये देवराय के शासन काल में आया था, देवराय के शासन काल में निकोलो डी कांटी आया था। तो इसको भी याद रखे रहेंगे आप। तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा आपका, ये गलत हो गया। कह रहे हैं कौन सा सही है, तो सही पूछा जा रहा है हमसे ना। तो सही तो मिल गया था पहले ही, ये वाला, ए वाला, कोई डाउट नहीं, ये वाला मिल गया था। अब बाकी सब गलत है। अहमद शाह प्रथम ने अपनी राजधानी को गुलबर्गा से वारंगल स्थापित किया था। मेरे भाई वारंगल नहीं, बीदर किया था, बीदर, याद रखे रहेंगे। और गजबेकर की उपाधि दे रही थी, नहीं ये भी गलत है। तो केवल ए वाला आपका सही था। आगे देखें अगर हम लोग ये वाले में, पहले वाले में, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ बातें लिखी गई हैं, कौन सा सही नहीं है तो ये बताना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2,86,00,000 किसानों को 80,000 करोड़ हस्तांतरित यानी ट्रांसफर किए गए हैं। ये एक करंट से रिलेटेड लगता है, ये आपसे पूछ लिए गए हैं सवाल। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला तो सही है। आयुष्मान भारत योजना में 9 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरित किया गया, सही है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सर्वाधिक शौचालय का निर्माण, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है तो निर्माण हुआ होगा। अब यहाँ कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, कुल मोबाइल फोन उत्पादन में सर्वाधिक लगभग 70% उत्पादन यूपी का है। नहीं मेरे भाई, 50-55% है जितना मोबाइल का उत्पादन होता है, 50-55% ये यूपी में है। क्योंकि सवाल भी आर में पूछा गया था, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतलब किसका मतलब एक उद्योग है, मतलब कौन सा, तो ये टेक्निकल में है। तो कोई उद्योग वगैरह उस टाइप का तो है नहीं। तो ये वाला गलत है, 70 नहीं 50-55 होना चाहिए था, इसलिए यह गलत है और यही आपका उत्तर होगा, ये डी वाला। अपनी अपनी जगह पर ये सब तो सही थे, लेकिन गलत डी वाला था, इसलिए उत्तर आपका डी होगा। आगे अगर हम लोग 32 वाले को देखें, थोड़ा ध्यान देंगे। एक तरफ आपको सागर दिया है, दूसरी तरफ उसका लोकेशन, तो इसको हमें बताना है भाई कौन सा हमारा क्या होगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे तो बेरेंट्स सागर, बेरेंट्स सागर आर्कटिक महासागर से रिलेटेड है, ये वाला तो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा हमारा। और सुलावेसी सागर के बारे में बात की जा रही है, सुलावेसी सागर ये तो हमारा फिलीपींस से संबंधित है, यस फिलीपींस से। और तस्मान सागर, तस्मान सागर तो ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से संबंधित है। और एक तो ये बचेगा, इसका तो यही जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ये है। तो देखें प्रश्न संख्या 133 वाले को अगर हम लोग देखें, तो यहाँ हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन पे विचार करके और बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही होगा। तो थोड़ा ध्यान देंगे इधर। पहले वाले में पूछा जा रहा है, रूपांतरित प्लेट सीमा पर तीव्र ज्वालामुखी गतिविधियां होती हैं। बिल्कुल नहीं मेरे भाई, ये गलत है। क्यों? पहले आपको समझना पड़ेगा ये रूपांतरित प्लेट सीमा क्या होती है। रूपांतरित प्लेट सीमा का मतलब जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर खिसकती हैं, यानी एक इधर खिसक जाए और एक इधर खिसक जाती है, तो इस पे कोई मलबा नहीं बना, मलबा बना नहीं, केवल एक दूसरे से खिसके हैं, झटका लगा है,
केवल भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी नहीं होता है। ज्वालामुखी कब होता है कि जब दोस्तों दो प्लेटें एक दूसरे से आमने सामने से टकराती है। मान लीजिए ये दो प्लेटें हैं, ये भी इधर आई और ये भी इधर आई, तो टकराएंगी, इनके बीच जो मलबा होगा वो गलेगा, तो वही मलबा ऊपर ज्वालामुखी के रूप में निकलता है। तो इसका मतलब तो ये तो रूपांतरित प्लेट सीमा में केवल प्लेटें खिसकती हैं एक दूसरे के से, मतलब तो ये इसमें केवल भूकंप आते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो कह रहे हैं सही क्या है, तो एक तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता, इसको हम काट सकते हैं, इन्हीं दोनों में से कोई उत्तर होगा। महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट के अभिसरण से पर्वतों का निर्माण होता है, तो यस बिल्कुल होता है, कोई डाउट नहीं। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत केवल समुद्री प्लेटों के संचलन की व्याख्या करता है, नहीं मेरे भाई, समुद्री महाद्वीपीय दोनों प्लेटों का करता है। तो ये वाला तो बात यहाँ पर गलत हो जाती है, तो केवल 2 हो जाएगा उत्तर हमारा ऑप्शन बी। यहाँ पर कथनों पर विचार करना है, विचार करके बताना है कि सही क्या है। तो थोड़ा ध्यान देंगे इधर। पहले वाले में है महासागर, हिंद महासागर द्विध्रुव, यहाँ पर जो दिया गया है केवल हिंद महासागर तक सीमित है और इसका प्रभाव प्रशांत महासागर पर नहीं पड़ता। तो नहीं मेरे भाई, पड़ता है, ये बात गलत हो गई यहाँ पर, ये पहला वाला यहाँ आपका गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, यानी एक हमारा उत्तर में सही पूछा जा रहा है, तो एक हमारा उत्तर में नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, उत्तर हमारा बी होगा। आराम से निकल गया, देख रहे हो आराम से, ये इसका मतलब ये दोनों अपनी जगह पे सही है, कोई डाउट नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से। और यहाँ हम लोग अगर देखें 135 वाले में थोड़ा ध्यान देंगे इधर, तो क्लियर हो जाएगा कि भारतीय मानसून के संदर्भ में यहाँ पर दिया है और बताना है सही क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल कई टाइप के पूछे गए हैं। पहले वाले स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय मानसून मुख्यतः वाकर परिसंचरण, वाकर परिसंचरण का मतलब ये होता है मेरे भाई, इसे प्रशांत महासागर के ऊपर जो हवा होती है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ वो हवा यानी इंडोनेशिया से उठती है और दक्षिण अमेरिका की तरफ जाती है, तो इससे भारतीय मानसून प्रभावित नहीं होता है। तो ये वाला आपका यहाँ गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया, इसका मतलब सही पूछ रहे हैं, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इतना तो क्लियर। इन्हीं दोनों में से कोई होगा, आगे नहीं आता है तो आप तुक्का मार सकते हैं। तो तुक्का हमेशा 50% पे मैं सजेशन देता हूं, वैसे तो हम तुक्का पर विश्वास नहीं करते। मानसून की उत्पत्ति भूमि और महासागर के बीच तापमान के अंतर के कारण होता है, तो ये बात यहाँ पर सही है, यहाँ पर इनकी बात यहाँ पर ये सही हो जाती है, तो दूसरा वाला तो सही है हमारा। अब कह रहे हैं मानसून की दक्षिण पश्चिम शाखा अरब सागर से उत्तर पूर्व भारत में पहुंचती है, तो थोड़ा सा यहाँ आपको देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया, इसकी दो शाखा, एक तो इधर से जाती है अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी से, तो यूपी में इसी वाले से ज़्यादा होती है वर्षा। तो यहाँ पर कह रहे हैं मानसून दक्षिण पश्चिम शाखा अरब सागर से उत्तर पूर्व भारत में पहुंचती है, तो उत्तर पूर्व नॉर्थ में करें, नॉर्थ में मेरे भाई ये बंगाल खाड़ी वाला पहुंचेगा ना, ये अरब सागर वाली शाखा थोड़ी ना पहुंचती है, तो स्वाभाविक सी बात है वो नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, तो ये बंगाल खाड़ी वाला जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो कह रहे हैं सही क्या है, तो सही आपका केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे अगर हम लोग देखें 36 में, तो यहाँ देखिए थोड़ा अलगुहास धारा के बारे में दिया गया है, यहाँ इसके बारे में तो आपने खूब पढ़ा होगा अलगुहास धारा के बारे में। तो अलगुहास धारा दक्षिण अफ्रीका के तट के पास बहने वाली एक गर्म जल धारा है, बिल्कुल है, और यह जलधारा हिंद महासागर के अटलांटिक महासागर की ओर प्रवाहित होती है, तो ये बिल्कुल है, दोनों के दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़े हम लोग देखें, अगर कथनों पर विचार करना है और विचार करके हमें बताना है कि सही क्या है, तो थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा यहाँ भी, थोड़ा सा ये अब सही है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि कट गया है तो करना ही पड़ेगा, विचार करना है और बताना है सही क्या है। तो देखें, अभ्रक एक हल्का खनिज है जो प्रायः कायांतरित एवं आग्नेय चट्टानों की परतों में पाया जाता है, तो ये बात तो यहाँ वाला सही है, पहला वाली कोई दिक्कत नहीं, सही है बिल्कुल। अभ्रक का प्रमुख उपयोग विद्युत उपकरणों, तारों और बेहतरीन इंसुलेशन सामग्री वायुयान निर्माण में भी होता है, तो ये भी सही है आपका, पहला दूसरा वाला भी सही है, प्रेस वगैरह जो होती है तो उसमें ये ज़्यादा टेम्परेचर सहने की इसकी क्षमता होती है, सही है। अब कह रहे हैं भारत विश्व का लगभग 20% अभ्रक उत्पादन करता है और इसके प्रमुख उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, तो मेरे भाई विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन भारत में होता है, और 20% नहीं, पूरे विश्व का लगभग कह सकते हैं, लगभग दोस्तों पूरे भारत में 20% नहीं, लगभग 70 से 80%, यानी 70 से 80% भारत अकेले इसका उत्पादन करता है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये पहले ये गलत हो जाएगा, 20% नहीं, तो ये गलत
तो 1 2 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग 38 वाले को देखें थोड़ा सा, तो यहाँ आपको रेलवे जोन कुछ दिया है। इनको याद करने का मैं कई सारा तरीका जैसे बताया हूँ। जैसे रेलवे जोन को याद करना है तो जैसे आप बताते हो ना दिशा, ऐसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, फिर आप ऐसे बना लीजिए, ये नॉर्थ ईस्ट में बना लीजिए, उत्तर पश्चिम बना लीजिए, पूरब दक्षिण बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए। तो ऐसे नाम लिख दीजिए सबका, तो याद हो जाएगा। जैसे उत्तर में आप दिल्ली लिख लीजिए, यहाँ पर चेन्नई लिख दीजिए, और यहाँ पर ये कोलकाता लिख दीजिए, यहाँ पर मुंबई चर्चगेट लिख दीजिए पश्चिम वाला। तो ऐसे ऐसे करके आप बना लेंगे, बड़े अच्छे से याद हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हम लोग अगर देखें पहले वाले में कह रहे हैं दक्षिण पूर्वी रेलवे। दक्षिण पूर्वी रेलवे यहाँ पर दोस्तों ये मैसूर में नहीं है, ये बात यहाँ पर दोस्तों गलत हो जाती है। दक्षिण पूर्वी रेलवे की अगर हम लोग बात करें तो ये कोलकाता के गॉर्डन रिच में, यानी हम कह सकते हैं ये कोलकाता में है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये तो आपका गलत हो जाएगा पहला, क्योंकि सही सुमेलित कहा जा रहा है। उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे तो दोस्तों लगभग ये उत्तर मध्य रेलवे की बात किया जा रहा है। तो ये आगरा में नहीं, प्रयागराज में है। तो PRG प्रयागराज में लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ जाएंगे यहाँ पर। तो ये प्रयागराज में है। और इसको याद करने का ट्रिक होता है, उत्तर मध्य रेलवे जैसे नॉर्थ, नॉर्थ से उत्तर, मध्य से सेंट्रल, आर से रेलवे, NCR। तो प्रयागराज के बच्चे NCRT किताब पढ़ते हैं, तो ये प्रयागराज हो जाएगा, ऐसे आप याद कर लेंगे। दक्षिण पश्चिम रेलवे, ये रांची में नहीं है दोस्तों, ये भी यहाँ पर ये गलत हो जाता है। दक्षिण पश्चिम रेलवे जो है दोस्तों, इसका मुख्यालय हुबली में है, हुबली में, तो रांची में नहीं है, यह हुबली में है। तो ये भी गड़बड़, तो सब गड़बड़ है यहाँ पर। आंसर आपका ऑप्शन में गलती दिया हुआ है, तो शायद ये आगरा जगह प्रयागराज दे दिए होते तो यहाँ पर बी हो जाता, लेकिन यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि हम समझ जाइए आप लोग, सही मिला दिया हूँ। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 39 वाले को देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ राज्यों के नाम दिया है और बताना है 10 की जनसंख्या वृद्धि, यानी एक दशक में, यानी 2001 से 2011 के बीच किसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ी थी। तो इसको आरोही क्रम में बताना है, यानी लोवेस्ट टू हाईएस्ट बताना है। तो मेरे भाई आप जानते हो सबसे ज्यादा जनसंख्या बिहार की है, तो बिहार ऑटोमेटिक कंट्रोल करेगा, सबसे ज्यादा थोड़ी नहीं बढ़ाएगा। तो ये बिहार सबसे कम है यहाँ पर, इन दोनों में जो दिया है तीनों में, तो बिहार इसका सबसे कम रहेगा। तो सबसे पहले बिहार ही यहाँ पर 3 नंबर रहेगा, यानी इसको इसको हम लोग हटा सकते हैं, यानी 3 सबसे पहले होना चाहिए। इसके बाद कौन होगा दोस्तों, इसके बाद जो जनसंख्या बढ़ाई थी अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की सबसे ज्यादा बढ़ी थी, तो एक सबसे अंत में रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे आप भी किए ये। अब यहाँ पर देखें 140 में विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। तो देखें, हुगली औद्योगिक बेल्ट की स्थापना मुख्यतः कोयला और बंदरगाह की निकटता के कारण हुई है। तो ये वाला तो आपका यहाँ पर सही है। मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विकास ऐतिहासिक रूप से एक समान गति से हुआ नहीं मेरे भाई, हुआ लेकिन एक समान गति से नहीं हुआ। ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करने वाला सवाल है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मुंबई पुणे क्षेत्र अगर देखोगे कपड़ा उद्योग तो 19वीं शताब्दी में ही हो गई थी, 19वीं शताब्दी में हो गई थी। लेकिन आप ये जो IT वाला देखेंगे तो ये बाद में हुई थी, खास करके दोस्तों 1990 के दशक में हुआ था। तो इसलिए यह वाला गलत हो जाएगा। भारत का एकाधिकार औद्योगिक पट्टियां पुराने प्लेटफॉर्म बेसाल्ट गोंडवाना चट्टान वाली घाटियों से हुआ है। तो ये वाला तो आपका सही है, तीसरा वाला, तो 1-3 आपका सही हो जाएगा। आगे अगर हम लोग 141 वाले को देखें तो विचार करना है और बताना है कौन सा सत्य है। तो देखें, पृथ्वी के कोर में निकेल और लोहा की उपस्थिति उसे उच्च घनत्व प्रदान करती है। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर ये वाला तो पृथ्वी के, आप लोग जानते हैं कोर में बात किया जा रहा है, जैसे पृथ्वी के कोर की बात किया जा रहा है, तो इसमें निकेल और आयरन ज़्यादा है। तो ये बात तो सही है, आप लोग जानते हैं। और पृथ्वी के बाहरी परत क्रस्ट पर सिलिका और एल्युमिनियम बनी होती है। इसे हम लोग जब याद नहीं हो रहा था, यूपीएससी करने आए थे भाई, MSc करके यूपीएससी करने आए थे, तो इसको हम लोग जान लीजिए। जैसे पृथ्वी का क्रस्ट है, परत है, और परत पर क्या होता है, सियार खूब दौड़ते हैं, तो इसीलिए हम लोग सियाल यानी सिलिका एल्युमिनियम, तो इसे सिलिकॉन एल्युमिनियम सियाल बोलते थे। इसी को मॉडिफाइड करके सीआर बोलते थे, सीआर परत पे चलते थे। तो यही बात है, यहाँ पृथ्वी के बाहरी परत पर सिलिका और एल्युमिनियम से बनी है, तो इसलिए हम लोग याद कर दिए थे। तो ये वाला तो आपका सही है, सही है। यहाँ गोला मैंने क्यों कर दिया, सही है ये तो, ये भी सही है। स्थल मंडल लिथोस्फीयर कह रहे हैं
और दुर्बल मंडल एक ही संरचना के भाग है मेरे भाई। जैसे मान लीजिए ये स्थल मंडल है, दुर्बल मंडल है, फिर कोर है, तो ये दोनों एक ही संरचना थोड़ी ना। दुर्बल मंडल तो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तो ये गलत हो जाएगा। आपका सही क्या हुआ, 1 और 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो पृथ्वी के बाहरी परत क्रस्ट सिलिका और एल्युमिनियम बनी जिसे सीमा कहा जाता था। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा हमने गलती किया है, सीमा नहीं सियाल कहा जाता है ना, तभी यहाँ लिखा सही हूँ, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा गलती दे दिया, इसलिए यहाँ ये हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा अब, क्योंकि जो मैंने बताया वो सही है अपने आप में, लेकिन उसे सियाल कहा जाता है, सीमा नहीं। तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम उसमें पाया जाता है ना, तो ये वाली यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, केवल एक सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हमारा डी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग ये 42 वाले को देखें तो थोड़ा ध्यान देंगे, इधर हमें एक तरफ सूची दी गई है, दूसरी सूची, तो ये हमें मिलाना है, बड़े आसानी से हम लोग मिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, ये पहला वाला जो तुर्की है, एशिया यूरोप को जोड़ने वाला होता है, हम लोग द्वार कहते हैं, एशिया यूरोप, एशिया का मुख्य द्वार भी कहते हैं, ये हो जाएगा। और 2 वाला तो यहाँ पर लेबनान को हम लोग को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं, और इसराइल में आप लोग जानते हैं, ईरान इसराइल का ये गोलन हाइट्स के कारण विवाद चल रहा है, युद्ध अभी चल ही रहा है, गैस लगता है अब सिर्फ पेट से ही निकलेगी। इराक क्या है ये, टिग्रिस यूफ्रेटिस की घाटी, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों प्रश्न संख्या अगर हम लोग 143 वाले को देखें तो यहाँ आपसे कुछ जोड़े के रूप में दिया है आपको, एक तरफ यहाँ कुछ आपको पवन प्रवाह दिया गया है और दूसरी तरफ क्षेत्र, तो यहाँ से आपको बताना है कौन सा हमारा सही नहीं है, तो थोड़ा ध्यान देंगे इधर। तो एक तरफ आपको यहाँ पर पहले मिस्ट्रल दे दिया है, तो मिस्ट्रल आप लोग जानते हैं ये जो चलती है ये फ्रांस वगैरह दक्षिणी फ्रांस में चलती है, अमेजन वाले क्षेत्र में नहीं, तो ये गलत हो जाएगा है, यानी ऑप्शन ये वाला ए आपका गलत है। तो ए गलत है, पहले हमने गोला कर दिया। हरमट्टन जिसे डॉक्टर विंड भी कहते हैं, क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद जब ये चलती है तो बड़ा राहत देती है, तो इसलिए इसे डॉक्टर विंड बोलते हैं। सूखी होती है तो सहारा रेगिस्तान में चलती है। बोरा एडियाटिक सागर के पूर्वी तट पर, चिनूक ये रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर, तीनों सही है, केवल ए गड़बड़ था, तो आपको ऑप्शन ए। आपको देखें यहाँ दोस्तों हम लोग 144 वाला थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि कटा हुआ है, तो यहाँ देखें इलायची के बारे में दिया गया है, आप लोग जानते हैं इलायची साउथ में जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ये पाई जाती है, तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो भारत ग्वाटेमाला के बाद विश्व में इलायची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बात यहाँ पर दोस्तों सही है, कोई डाउट नहीं, ये यहाँ पर सही है आपका। और ये इलायची का उत्पादन के लिए उपयुक्त जो तापमान है 14 से 32 और वर्षा 150 सेंटीमीटर, ये भी सही है। और भारत में इलायची का उत्पादन करें उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट पहाड़ियों में होता है, नहीं मेरे भाई साउथ की जो पहाड़ियाँ वगैरह है, पश्चिमी घाट वगैरह, नीलगिरी की पहाड़ियाँ वहाँ पर, तो ये वाला तीसरा तो गलत हो जाएगा, केवल 1 2 सही हुआ, ऑप्शन बी। आगे अगर हम लोग देखें 45 वाले में, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, कह रहे हैं ये एसर्शन और रीजन से संबंधित ये प्रश्न है। तो भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान विश्व का सबसे घना बसा हुआ है, तो यस गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो एक ऐसा मैदान है जो विश्व का सबसे घनी आबादी है यहाँ पर, ये कोई डाउट नहीं, ये वाला तो आपका सही है। और क्यों है, क्योंकि बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, लोग कृषि करते हैं और सबकी पेट पालती है, इसलिए तो ये सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। 146 वाले हम देखें तो इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस देश के द्वारा ये निर्मित है, ये जो पूछा जाता है, अभी हाल ही में एक प्रश्न बना था दोस्तों, ये कहाँ से है, ये जो प्रश्न ये है आपका, ये रशिया का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये 47 में जो पूछ रहे हैं आपसे, विचार करना है और सही क्या है, थोड़ा ध्यान देंगे। ऑक्सीन पौधों में फोटोट्रोपिज्म और एपिकल डोमिनेंस के लिए उत्तरदायी है, यस। और आप लोग जानते हैं ऑक्सीन जो है एक तरह से पौधों की वृद्धि करने में सहायक भी होता है, और एब्सिसिक जो होता है यह पौधों को वृद्धि रोकने के लिए होता है। तो एब्सिसिक एसिड बीज अंकुरण को प्रोत्साहित नहीं मेरे भाई हतोत्साहित करता है, अभी मैंने बताया ना, तो इसलिए यह रंध्रों को खुला रखता है, ये गलत है आपका, तो केवल ए आपका सही है। आगे देखें यहाँ 48 में जो पूछा जा रहा है, तो थोड़ा ध्यान देंगे, एक तरफ प्रक्रिया है और एक तरफ परिणाम, कौन सा सही है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। अवतलन, अवतलन का मतलब ये होता है दोस्तों, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ, तो अवतलन का मतलब ये होता है कि स्थलखंड जो धंसा हुआ है,
यानी जैसे उत्तल लेंस अवतल लेंस देखे हुए ना, ऐसे उत्तल लेंस ऐसे उभरा हुआ, अवतल लेंस ऐसे धंसा हुआ, तो ऐसे ही है स्थल खंड जो धंसा होता है तो ये अवतलन, और निमज्जन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, स्थल खंड का जल में डूबा रहना उसे निमज्जन, और उमज्जन क्या होता है, जो जल से दूर हो गया, यानी जब जल पीछे चल जाता है, जो जमीन खाली हो जाती है जो एरिया, तो उसे उमज्जन कहते हैं। तो ये सही है ये भी, तो ये वाला भी आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और उत्थान का, स्थल का ऊपर उड़ जाना, उत्थान स्वाभाविक सी बात है, जान ही रहे हैं। विवर्तनिक बल, तो इसमें कह रहे हैं प्लेटों का स्थिर रहना। मेरे भाई विवर्तनिक बल में प्लेटें चलती हैं तब विवर्तनिक बल होता है ना, तो स्थिर रहने से थोड़ी ना होगा, तो ये गलत हो जाएगा और यही आपका उत्तर होगा। मतलब क्या पूछा जा रहा है, कितने युग्म सुमेलित हैं ना, कितने युग्म सुमेलित हैं, तो सुमेलन के आधार पर 3 है, ए हो जाएगा हमारा। प्रश्न संख्या 49 वाले का अगर हम लोग देखें तो यहाँ आपको पश्चिम तटीय मैदानों के संदर्भ में दिया है। तो जो पश्चिम तटीय मैदान जो है, जैसे मान लीजिए ये है, तो यहाँ जो तटीय मैदान है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में कह रहे हैं कि बताना है कि कौन सा हमारा ये सही है, तो सही पूछा जा रहा है। तो तटीय मैदानों में काली मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। मेरे भाई तटीय मैदानों में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, ये जो आपका मतलब महाराष्ट्र के आसपास एरिया वाला है यहाँ पाई जाती है, तो ये वाला गड़बड़ होगा। तटीय मैदानों में अधिलवणीय जल की उपस्थिति सूक्ष्म खनिजों और मछली उत्पादन में सहायक होता है, यस ये सही है, तो आपका उत्तर बी हो जाएगा यहाँ। आगे हम लोग 150 वाले को अगर देखें तो कह रहे हैं कथनों पर विचार करना है और बताना है सही क्या है। तो गोंडवाना भूमि प्राचीन महाखंड पैंजिया का दक्षिणी भाग था। आप लोग जानते हैं गोंडवाना था और पहले जितने पूरे भूभाग हैं सब एक थे और ये टूटा, तो हमारा जो यूपी है तो ये इसी का भाग है। तो यह गोंडवाना भूमि प्राचीन पैंजिया का दक्षिणी भाग था, यस। भारत के अधिकांश कोयला क्षेत्र इसी से आते हैं, यस ये भी सही है। गोंडवाना चट्टानें मुख्यतः आर्कियन युग की आग्नेय शिलाओं से बनी हैं। तो आग्नेय शिलाओं से नहीं, ये वाला आपका गलत हो जाएगा, केवल 1 2 सही है। तो 1 2 ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये आपका सी हो जाएगा। तीसरा क्यों गलत है मेरे भाई, क्योंकि आग्नेय चट्टानें जो है ना, तो ये पैलियोजेइक से संबंधित है, ये जो है ना यहाँ आर्कियन युग की नहीं पैलियोजेइक युग से संबंधित है, इसलिए ये गड़बड़ हो गया। तो आपका सी केवल सही हुआ, यानी 1 2। तो दोस्तों हमारा कंप्लीट हुआ, हम लोग जो ये वाली टेस्ट सीरीज अपनी 12वीं कर रहे थे, तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया पूरा। अब हम दोस्तों इसके बाद एक नई टेस्ट सीरीज के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।